Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 15th February 2021. Let's start the session. Our first news is PM hands over Arjun MK1 टैंक टू आर्मी। तो अभी प्रधानमंत्री जो मोदी साहब हैं उन्होंने MK1 टैंक दे दिए हैं आर्मी को। तो आपको जो याद रखना है वो इस टैंक का नाम तो याद रखिएगा, अर्जुन MK1A टैंक। पहली बात तो आपको ये टैंक का नाम याद होना चाहिए और ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, पूरा तरीके से भारत ने बनाया है, इसमें सब कुछ भारत का है। तो आपको जो याद रखना है बस इस टैंक का नाम याद रखना है। तो अर्जुन MK1A टैंक ये नॉर्दर्न बाउंड्रीज, जो हमारी नॉर्दर्न सेक्टर है बाउंड्रीज, उनको हेल्प करेगा। इसे बनाया किसने? तो डीआरडीओ ने बनाया। डीआरडीओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है CVRDE। अगर या तो वो पूछेगा क्वेश्चन में सीधे सीधे DRDO, नहीं तो हो सकता है कभी कभी इस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी वो पूछ लेता है। तो ये क्या है? कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये डीआरडीओ की एक आर्म है, मतलब डीआरडीओ के अंदर एक स्पेशलाइजेशन है जो व्हीकल्स बनाती है। तो या तो वो ये पूछ सकता है, जहां तक चांस है वो डीआरडीओ पूछेगा। तो अर्जुन MK1 किसने बनाया? तो याद रखिएगा डीआरडीओ। अगर वो एकदम डिटेल में चला जाता है क्वेश्चन टफ करने के लिए तो शॉर्ट फॉर्म ये याद रखना, CVRD। क्या है CVRD? मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। ये क्या कहते हैं? कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। तो ये है। और ये किसने लॉन्च करा है? तो मोदी साहब ने लॉन्च करा है विद और कौन कौन थे उनके साथ? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। याद रखेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? नरवणे साहब है हमारे, नरवणे साहब, मुकुंद नरवणे इनकी फुल फॉर्म है। और नेपाल ने भी इनको अभी उपाधि दी थी अपने आर्मी चीफ की, नेपाल ने। आपको याद होगा, ये भी मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि नेपाल ने हमारे किस आर्मी स्टाफ को अपने यहाँ की उपाधि दी है? तो याद रखिएगा मुकुंद नरवणे साहब को दी है। तो इससे जो भी सवाल बन सकते थे मैंने आपको सारे बता दिए और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये अभी 5 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए। तो एक सवाल ये हो सकता है कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने नए 5 प्रोजेक्ट फॉर टूरिज्म सेक्टर कहाँ लॉन्च किए? तो याद रखिएगा केरला में लॉन्च किए। केरला में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए मोदी साहब ने 5 नए स्टार्टअप्स को लॉन्च किया, या प्रोजेक्ट जिसे बोल सकते हैं। तो ये इससे जो भी न्यूज़ हो सकती थी मैंने यहाँ सब आपको बता दी। फिर एक सवाल है, हमारे पहले CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एक सवाल ये भी होता है, तो याद रखिएगा जनरल बिपिन रावत, ये हमारे पहले CDS है। तो जो भी सवाल हो सकता था मैंने यहाँ आपको सबको बता दिया है। आगे चलते हैं। 22-year-old एक्टिविस्ट सेंट टू दिल्ली पुलिस कस्टडी। अब मेरे को कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या ही बोलूँ, ये न्यूज़ ऐसी थी कुछ। तो ये दिशा रवि जी हैं, तो ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट मतलब क्लाइमेट के प्रति करती हैं काम, और क्या कहते हैं 22 साल की हैं। तो इन्होंने अभी आपको पता होगा ग्रेटा थैनबर्ग, ये भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट ही हैं। तो इन्होंने क्या करा था, जब ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तो इन्होंने एक टूल किट को लॉन्च करा। टूल किट इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दी थी, ये बताती हुई कि कैसे आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये फार्मर्स को बता रही थी कि आप क्या करिए, आप दरवाजे पे जाके बैठ जाइए उनके घरों के। तो इस टूल किट में ये सब लिखा हुआ था। तो ट्विटर ने ये हटा दी थी टूल किट। ग्रेटा थैनबर्ग को बोला था कि आप ये हटा लीजिए, तो उन्होंने हटा लिया था। तो इन मैम ने क्या करा है, दिशा रवि साहब मैम ने, तो इन्होंने वो टूल किट अपलोड कर दी दोबारा, और उनको फार्मर्स को बता दिया कि ऐसे ऐसे आप प्रोटेस्ट करिए। टूल किट रिलेटेड टू द फार्मर प्रोटेस्ट। तो और उस टूल किट में ऐसा पुलिस बोल रही है कि उसमें प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट चाहते हैं, उन्होंने ये टूल किट खुद बनाया। तो इनको अब कस्टडी में ले लिया गया है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता, आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, मेरे को एकदम सही लगा आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, तो आप क्लाइमेट से रिलेटेड बातें करिए ना। आप ये टूल किट क्यों मतलब क्यों अपलोड करनी है, जब सरकार उसको बोलिए कि हमारी इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को थ्रेट है। सरकार ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिया, फिर भी आप उसे अपलोड कर रहे हो, तो ये तो मतलब देश के प्रति आप गलत कर रहे हो। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस ने गलत कर दिया है। वो दिल्ली पुलिस एकदम सही कर रही है मेरे ख्याल से इस वाले केस में। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरे को एक न्यूज़ थी, क्योंकि आजकल आप भी अगर कुछ भी शेयर कर रहे हैं, मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, तो थोड़ा सोच समझ के शेयर किया करिए, क्योंकि हो सकता है वो किसी ना किसी के खिलाफ हो, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचा सके। तो क्योंकि आजकल सब लोग, आप भी सोशल मीडिया पे हैं, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, और मैं तो मतलब इतना हूँ कि मेरे को बोलना पड़ता है, तो मुझे अपने शब्द भी एकदम चयन करने पड़ते हैं कि मेरे मुंह से मैं वीडियो में कुछ गलत ना बोल दूँ, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। तो अगर किसी को कभी भी लगता है कि सर आपने कुछ गलत बोला है, तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसके लिए बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मेरी गलती है तो मैं मानूंगा, सिंपल बात। तो आप भी थोड़ा सोच समझ के लिखिएगा जब भी आप सोशल साइट्स का यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं। फॉसिल्स ऑफ डिक्सोनोमिया फाउंड एट भीमबेटका। तो आपको बस यही याद रखना है इस वर्ड का नाम, ये डिक्सोनोमिया, बस
ये याद रखना है, फॉसिल है, ये एनिमल का फॉसिल है जिसको नाम दे दिया है ना वो डिकिंसोनिया, यस डिकिंसोनिया नाम दिया है। तो ये दो लोग होंगे, एक डिकिन साहब है, एक सोनिया साहब है, इन्होंने मिलकर शायद पाया होगा, इसलिए कहाँ पाया बस ये इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका केव्स कहाँ है? एमपी में, स्पेशल पूछेगा तो भोपाल में, भोपाल इन एमपी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, याद रखिएगा। तो आपको दो तीन चीज याद रखनी है, एक तो डिक्किंसोनिया जो एनिमल का फॉसिल वो कहाँ फाउंड हुआ है? भीमबेटका केव्स में आया। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट भी बोला गया है। इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। फार्म इनकम मिशन ऑफ टारगेट, तो इसमें जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जब सरकार आई थी तो सरकार ने ये बोला था कि हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे। तो इसका जो हमें डबल का जो टारगेट है वो याद रखना है, वो बोला गया था 2022 टारगेट था। तो इस आर्टिकल में ये बोल रहा है कि ऑफ टारगेट हो गया, कि हमें लग नहीं रहा कि जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल हो पाएगी। तो अपने लिए जो बस काम की चीज है वो 2022 है कि इसमें हमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। एक कमेटी का नाम प्लीज रिमेंबर, ये कमेटी ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है, अशोक दलवाई कमेटी। ये अशोक दलवाई कमेटी ही है जिसने ये बात करी थी फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक दलवाई कमेटी। इनका नाम याद रखिएगा। अशोक दलवाई कमेटी ने क्या बोला था? इन्होंने ही रिकमेंडेशन दी थी कि 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें जो डेटा वेटा लिख रहा है। और ये 2022 का टारगेट मैं आपको उसके लिए भी बता चुका हूँ, ट्रांस फैटी एसिड्स TFA, जो फसाई ने बोला है कि हम ट्रांस फैटी एसिड्स को 2% तक कैप कर देंगे बाय 2022। तो ये दोनों जो हैं टारगेट 2022 के, आप याद रखिएगा। मैं रोज आपको रिवीजन कराता रहता हूं, जो पुरानी न्यूज़ है उसको भी मैं यहाँ बताता रहता हूं ताकि आपको याद रहे। और ये नया तो आप बहुत लोगों को पता होगा ऑलरेडी, ये टारगेट जो है बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। रशिया फॉरेन मिनिस्टर होल्ड टॉक टू क्लाइमेट विद यूएस इनवॉय। तो अभी क्या हुआ है कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कही कि हम दोबारा क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे यूएस से, क्योंकि जब ट्रंप साहब आए थे तो पेरिस क्लाइमेट, आपको याद होना चाहिए, एक क्वेश्चन ये ऑलरेडी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी कंट्री पेरिस क्लाइमेट से बाहर चली गई है। पेरिस क्लाइमेट एक अकॉर्ड था, उससे बाहर कौन सी कंट्री हो गई थी? तो यूएस हो गई थी। उसका आंसर था, बहुत इजी को सवाल था, मेरे को ध्यान नहीं है किस एग्जाम में पूछा है पर पूछा है। और अभी जब ये बिडेन साहब आए हैं तो ये बोल रहे हैं कि हम दोबारा इसको ज्वाइन करने का विचार कर रहे हैं। एक और चीज इसमें बात हुई है आर्कटिक काउंसिल के बारे में, तो थोड़ा आर्कटिक काउंसिल के बारे में जान लीजिए। आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कभी कभी सवाल हो जाता है क्योंकि ये थोड़े अलग स्पेशलाइजेशन है। तो आर्कटिक मतलब ऊपर वाला रीजन जो रशिया के ऊपर है आर्कटिक, तो उधर से रिलेटेड सारी कंट्री हैं। जैसे हमारा पूरा आर्कटिक है ऊपर का पार्ट, तो इससे रिलेटेड है। ये देखिए ये आर्कटिक है अपना, इसके बगल बगल की जितनी कंट्री है जैसे रशिया, यूएस, कनाडा, ग्रीनलैंड मतलब डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड, ये सारी जो कंट्री हैं ये सब आर्कटिक काउंसिल का पार्ट है। तो याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको रफ आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली आप रट के ही जाइए। ये न्यूज में जितनी बार आएगा मैं उतनी बार आपको दिखाऊंगा। आपको ये बेरिंग सी पता होना चाहिए, बेरिंग सी के बाद एक चुस्की सी और है, चुस्की सी, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बेरिंग स्ट्रेट कहां पर है वो आपको पता होना चाहिए। आज का चलिए सवाल यही मैं पूछ लेता हूं, बेरिंग स्ट्रेट किस किस के बीच में? आज का क्वेश्चन यही है, बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट से बहुत ज्यादा सवाल होते हैं, अगर जिन बच्चों को स्ट्रेट से प्रॉब्लम है कि स्ट्रेट सर हमें समझ में नहीं आ रहा, वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं स्ट्रेट सारे समझा दूंगा। लेकिन आज का सवाल यही है कि बेरिंग स्ट्रेट बताना है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज इन थार डेजर्ट, तो पाकिस्तान की आर्मी एक्सरसाइज कर रही है थार डेजर्ट में, ताकि ये एक्सट्रीम जो डेजर्ट कंडीशन है उसमें लड़ने के लिए ये ऐसा कर रही है। हो सकता है वो पूछ ले, इसका नाम जो इन्होंने रखा है याद रखेंगे, जिदार उल हदीद। जिदार उल हदीद इस एक्सरसाइज का नाम है। तो थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए क्योंकि अपना नेबरिंग कंट्री है, कभी कभी कोई एग्जाम में पूछ लेता है। तो याद रखेंगे जिदार उल हदीद। मैं रफ कर देता हूं ताकि आप लिख लें यहां से। ये देखिए इसका नाम आप याद रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट है, जिदार उल हदीद। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। यूएई होप, अभी आपको पता है कि मार्स मिशन गया था यूएई का। पहली दो तीन चीज मैं बता देता हूं, मार्स मिशन गया था यूएई का, उसका यूएई ने नाम क्या रखा था? पिछले साल ही गया, होप। आज का क्वेश्चन यह है कि चाइना ने जो अपना मार्स मिशन भेजा उसका नाम क्या है? चाइना भी इसके बाद ही भेजा है एग्जैक्टली, तो उसका नाम आपको मेरे को बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है दो तीन लोग बताएंगे, लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं मेरे को पता चल जाता है केवल वही बच्चे सीरियस हैं, उनका ही कुछ हो सकता है। बस मेरे को तो ये लगता है कि जितना आप लोग बता रहे हैं उन्हीं बच्चों को मेरे को ज्यादा, उन्हीं के लिए मैं मेहनत ही कर रहा हूँ एक्चुअली। समझ में ये आ रहा है कि जो बच्चे सीरियली में चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, तो उन्हीं के लिए मेरे को मेहनत करने में भी अच्छा लगता है। नहीं आता तो आप ऐसा तो कर सकते हैं कि आपके पास गूगल है, आप गूगल पे जाके देखिए, आप खुद से गूगल पे देखेंगे ना, वो आपको चीज याद रहेगी।
मैं आपको बता दूंगा, एक बार आप भूल जाएंगे, लेकिन आप खुद से जाके सर्च करेंगे तो आपको याद रहेगा। जिस बच्चे को नहीं भी आता तो गूगल पे जाके सर्च करे और बताए, नहीं तो कल तो मैं इसका आंसर दे ही दूंगा। तो मार्स मिशन जो यूएई का गया था उसका नाम था होप। उसने अभी पहली फोटो भेजी है, देखिए मार्स की वहां से। तो बस आपको ये याद रखना है कि यूएई के मार्स मिशन का नाम क्या था, होप। और इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मेरे को चार्ट लगा, इससे सारे सवाल आपके सीडीएस, एफकेट, सीपीएफ सब में कवर हो जाते हैं। कोई भी फंडामेंटल से राइट से सवाल आता है तो याद रखेंगे। देखिए मैं यहाँ जो समझा रहा हूँ, आप ऐसे ही चार्ट या तो अपनी कॉपी में बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, नहीं बनाना तो वो कर लीजिए। देखिए हमारा जो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3-4 पार्ट हैं, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A। ये तीनों ही पार्ट सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर ये 4A और पार्ट 3, ये तो फेवरेट पार्ट है। तो पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4। तो पार्ट 3 में बोलता है फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में बोलता है डीपीएसपी और पार्ट 4A में बोलता है फंडामेंटल ड्यूटीज। एक सवाल ये बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से हैं तो नहीं। हम फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं है, इसे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है इन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। फिर फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ये पार्ट 3 में लिखे गए हैं। हमने कहां से लिए हैं तो यूएसए और फ्रांस दोनों से लिए हैं, मेनली यूएसए से लिए हैं। फिर ये फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, तो हाँ सस्पेंड हो सकते हैं इमरजेंसी में। केवल ये 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी सारी के आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इतना ब्रैकेट कि कौन से फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को मिले और कौन से फंडामेंटल राइट सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को मिले। तो जो फंडामेंटल राइट जो केवल सिटीजन्स को मिले हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिलते, तो ये हैं। आपको ये याद रखने पड़ेंगे, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 6 हैं, वो 5। तो ये केवल इंडियंस को मिले हैं ये फंडामेंटल राइट, ये फॉरेनर्स को नहीं मिले हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं तो इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो 14 से 18 के बीच में इक्वालिटी होता है, फ्रीडम 19 से 22, एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24। ये तो आपको सबको पता ही होगा, फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है और ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हैं कि राइट टू इक्वालिटी की बात होती है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, ये कल मैं आपको बताया था। जो राइट टू प्रोटेस्ट हुआ है, राइट टू प्रोटेस्ट अंडर आर्टिकल 19 हुआ है, यहाँ पे होता है। बाकी के देखिए मैंने आपसे पूछा था ना, बाकी के 3 कौन से हैं तो राइट टू एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट एंड राइट टू रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, ये। फिर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन लेबर एंड फोर्स लेबर, ये भी मैं आपसे पूछ चुका हूं 2-3 दिन पहले। आर्टिकल 23 बॉन्डेड लेबर का मैंने पूछा था ना कौन सा फंडामेंटल राइट है, तो यही है आर्टिकल 23। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म को मानने की आजादी हमें 25 से 28 के बीच में मिलती है। फिर माइनॉरिटीज का ख्याल रखा गया है तो 29 से 30 के बीच में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये 5 मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। नहीं देखा है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ये 5 जो हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है। एक ये पूछा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है, तो पहली बात है पहले था अब नहीं है, इसे खत्म किस अमेंडमेंट से किया गया है तो याद रखिएगा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। ये अब एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। एक सवाल ये होता है और इससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो था मैंने सारा बता दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, मेरे को लगा थोड़ा आपको जानकारी दे दूं। आगे चलते हैं। हाँ, ये कल मेरे को बहुत बच्चों के कमेंट्स आ गए थे तो मैंने इसीलिए अब ये पढ़ाना सही समझा। जितनी कमिटीज़ है मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आज के बाद आपको कमिटीज़ में कभी डाउट नहीं रहेगा। इसीलिए आपको जो भी, अगर सारे बच्चे समर्थन देंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आपको जो भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं तभी पढ़ाऊंगा। अब हम बताते हैं कमिटीज क्या होता है। कमिटीज जो मेनली कमिटी से सवाल होता है वो 3 कमिटी से ही होता है, और मेनली इन तीसरी कमिटी और पब्लिक अंडरटेकिंग से भी नहीं होता, इन दोनों से ही सवाल बनता है मैक्सिमम पेपर्स में। तो जो बनता है वो यहाँ लिखा है, इससे ज्यादा आपका, इस चार्ट से ज्यादा आपका सवाल नहीं जाएगा। सबसे पहले ये बनी कम है, तो सबसे पहले जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो 1921 में बनी है, एस्टिमेट कमेटी भी 1921 में, और अंडरटेकिंग वाली जो है वो 64 में बनी है। पहली चीज तो ये। फिर कितने कितने मेंबर होते हैं, इसमें 22 मेंबर होते हैं, जो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। डिटेल आपको पता होना चाहिए, 22 में 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। सेम इसमें होता है। एक सवाल ये बनता है कि सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी कमेटी जो वो एस्टिमेट कमेटी है, जिसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें सारे मेंबर लोकसभा के होते हैं, तो वो एस्टिमेट कमेटी है। एक ये क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, तो वो एस्टिमेट कमेटी है। तो इससे 2-3 सवाल बनते हैं, एस्टिमेट कमेटी इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये मेंबर जो है अपॉइंट कैसे किए जाते हैं, तो बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
ये। फिर अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर। एक सवाल ये बनता है कि कोई भी मिनिस्टर मेंबर बन सकता है इसका, तो नहीं, जो भी मिनिस्टर होगा वो इसका मेंबर नहीं होगा। फिर इनका टेन्योर कितना होता है, तो 1 साल का टेन्योर होता है। एक सवाल ये हो गया। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है, जैसे आपको समझ में आता है, अकाउंट्स का हिसाब किताब करती है। तो कैग की रिपोर्ट, कैग क्या करता है, कैग की रिपोर्ट देखती है, और कैग क्या करता है, अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, उन रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी किसको देखती है, कैग की रिपोर्ट्स को एनालाइज करती है। एस्टीमेट कमेटी आपको पता है लेखे जोखे से, एस्टीमेट से रिलेटेड है। और पब्लिक अंडरटेकिंग किससे रिलेटेड है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू से रिलेटेड है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड कौन होता है, तो हेड हमेशा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। लीडर और क्या कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, अपोजिशन पार्टी से चुना जाता है। लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता, सॉरी, अपोजिशन पार्टी से चुना जाता है। और चुनता कौन है, तो स्पीकर चुनता है। एस्टीमेट कमेटी में कौन चुनता है, स्पीकर चुनता है। पब्लिक अंडरटेकिंग में कौन चुनता है, स्पीकर चुनता है। और जो हेड होगा वो केवल लोकसभा से होगा। देखिए 2-3 चीजें कंफ्यूज आप हो सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। पब्लिक अकाउंट कमेटी को देखो, तीनों को चुनेगा तो कौन, स्पीकर चुनेगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो हेड होगा वो हमेशा अपोजिशन पार्टी से होगा। एस्टीमेट कमेटी में कोई भी हो सकता है, और पब्लिक अंडरटेकिंग में कोई भी मेंबर होगा, पर भली रूलिंग पार्टी से हो भली अपोजिशन पार्टी से हो, लेकिन हमेशा जो हेड करेगा वो लोकसभा का मेंबर ही करेगा। ये तीसरी 3 इंपॉर्टेंट पार्टी कमिटीज हैं, जो आप वीडियो पॉज करके फिर से याद कर लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को पीछे करके सुनिएगा, मैंने अच्छे से समझा दिया। वीडियो में दोबारा से समझा सकता था, लेकिन लेक्चर बड़ा बन जाएगा। अभी मेरे को और कमिटीज भी बतानी है, इसीलिए आप वीडियो पीछे करके सुनिएगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं कल फिर समझा दूंगा। आगे चलते हैं। ये देखिए मेरे आगे नोट्स का पार्ट है, मैंने जैसे याद करी थी, क्योंकि जो सवाल बनता है मैं केवल उतना ही नोट्स लिखता हूँ, मैं फालतू का लिखने की जरूरत नहीं है। तो इतने मेरे नोट्स खत्म हो गए बाकी की जितनी कमिटीज हैं। तो एक सवाल, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये मैं आपको कल भी बताऊं, ये काम क्या करती है, एलोकेट करती है टाइम टेबल फॉर ट्रांजेक्शन। ये टाइम का बताती है कि कोई चीज कितने टाइम के लिए चलेगी। इसमें 15+11 का मतलब क्या है, कि इसमें 15 मेंबर जो होंगे वो लोकसभा से होंगे, और 11 मेंबर जो होंगे राज्यसभा से होंगे। तो आपको ऐसे ही याद करना है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही याद करिएगा। और स्पीकर जो होता है वो इसका चेयरमैन होता है, और राज्यसभा का जो हेड होगा वो इसका, मतलब लोकसभा में हेड कौन करेगा, तो चेयरमैन हेड करेगा। राज्यसभा में कौन हेड करेगा, जो उनका क्या कहते हैं, जो हेड होता है वो राज्यसभा का हेड होगा। वो मतलब राज्यसभा का हेड कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, वही इनको हेड करेंगे। किसको, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को। चलिए फिर प्राइवेट मेंबर बिल, तो अभी 15 का मतलब क्या है, कि ये केवल लोकसभा में होती है। प्राइवेट मेंबर बिल जो है केवल लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती। यहाँ लिखा भी है कि केवल ये जो कमेटी है केवल लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती। इसको हेड कौन करता है, ये एक्सेप्शन है। देखिए इसको हेड डेप्यूटी स्पीकर करता है। इसका हेड, चेयरमैन कौन होता है, प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी का, तो याद रखिएगा डेप्यूटी स्पीकर होता है, ना कि स्पीकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कमिटी ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंबर, ये भी एक ऐसी कमिटी है, 2 ही कमिटी हैं जो केवल लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती। कौन कौन सी, एक तो प्राइवेट मेंबर वाली, एक एब्सेंस ऑफ मेंबर वाली। इसमें भी 15 मेंबर होते हैं केवल लोकसभा से, राज्यसभा में ये कमिटी नहीं होती है। फिर हाउस कमिटी, हाउस कमिटी तो केवल लोकसभा में होती है, जिसमें 12 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में नहीं होती है। याद रखिएगा, ये लोकसभा, ये भी लोकसभा, ये भी लोकसभा। फिर कमोटी, ये ऑलरेडी 5th वाला जो पॉइंट है, ये ऑलरेडी सिविल सर्विस 2019 के पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तो इसमें 15+15 का मतलब 15 लोग लोकसभा के और 15 ही मेंबर होते हैं राज्यसभा में। इसका काम क्या होता है, ये रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, और लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपको पता है क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि जैसे लॉ बनाने का काम किसका है, पहली बात तो मैं बताता हूँ, लॉ बनाने का काम जो है वो हमारे लेजिस्लेचर का है। लेकिन क्या करती है लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर बोलती है एग्जीक्यूटिव्स को कि आप ये हमने ये रिकमेंडेशन दे दी है, आप ये लॉ बना दीजिए। तो जब भी लेजिस्लेचर अपना काम एग्जीक्यूटिव को करने को दे देती है, एग्जीक्यूटिव जब लॉ बनाने लगते हैं, उसी को हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो याद रखिएगा, जब भी कोई लॉ लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव बनाती है उसको हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन का काम क्या है, कि रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाती है। 15 मेंबर लोकसभा, अगर लोकसभा की कमिटी होगी तो उसमें 15 मेंबर होंगे, राज्यसभा की कमिटी होगी तो उसमें भी 15 मेंबर होंगे। ये हो गया। फिर रूल्स कमेटी, रूल्स कमेटी में 15+16, 15+16 का मतलब क्या है, 15 मेंबर जो होंगे वो लोकसभा के अंदर होंगे अगर कमेटी बनती है, और राज्यसभा में बनती है तो 16 मेंबर होंगे। इसका काम क्या है, रूल्स कमेटी, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है रूल्स, तो कंडक्ट एंड अमेंडमेंट टू रूल्स, कोई रूल्स को चेंज करना है या रूल्स में कुछ छेड़खानी करनी है तो वो ये रूल्स कमेटी देखती है। इसको हेड कौन करेगा, तो स्पीकर हेड करेगा। राज्यसभा में कौन हेड करेगा, तो चेयरमैन हेड करेगा।
ये हो गई। फिर कमिटी एससी की अलग होती है, एसटी की अलग होती है और वुमेन की अलग होती है। तो इन तीनों कमिटी में 20 मेंबर होते हैं लोकसभा में, 10 मेंबर होते हैं राज्यसभा में। नाम से समझ में आ रहा है, अगर एससी की कमिटी होगी तो एससी लोगों के ऊपर कुछ बनाएगी रूल्स, एसटी की होगी तो एसटी की, वुमेन की होगी तो वुमेन के ऊपर। तो ये याद हो गया। फिर ये जो 4 कमिटी है इनकी ट्रिक ये है, ट्रिपल PA, प्रिविलेजेस कमिटी, पिटीशन कमिटी, गवर्नमेंट एश्योरेंस कमिटी और पेपर पेड ऑन लेवल। तो इसमें 15+10 मतलब 15 मेंबर होंगे लोकसभा में, 10 मेंबर होंगे राज्यसभा में। फिर ज्वाइंट कमेटी होती है 2, सैलरी अलाउंसेस की और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। तो इसमें 10 मेंबर होंगे लोकसभा में, 5 मेंबर होंगे राज्यसभा में। और ये लास्ट कमेटी है लाइब्रेरी कमेटी, जिसमें 6 मेंबर होंगे लोकसभा में और 3 मेंबर होंगे राज्यसभा में। तो ये सारी कमेटी मैंने यहाँ समझा दी है, जिससे जो सवाल बन सकता था, बस एक इतने से पन्ने से आपका पूरा सवाल हो जाएगा। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी साल का, किसी भी एग्जाम का। अगर ना हो तो बताइएगा। ये मेरा अगेन नोट्स का पार्ट है। ये सबसे लास्ट देखिए स्टेपलर भी लगा हुआ है, तो पूरा बंडल है। तो मैंने सोचा कि टाइप करने से बेटर आपको नोट्स ही अपने प्रोवाइड कर दूं। तो अगर आपको पसंद आता है कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स आपके साथ शेयर करूं, तो वो भी आप मेरे को बताइएगा, तो मैं अपने नोट्स शेयर करना शुरू करूंगा। ये शॉर्ट नोट्स हैं, एकदम लास्ट टाइम रिवीजन। आप भी हमेशा जब नोट्स बनाएं तो प्लीज़ उसे क्रिस्प बनाया करिए, क्योंकि वो नोट्स आपकी समझने के लिए, आपको 10 लोगों को समझाने नहीं है। तो और पहली बात कि आप लोग क्या करते हैं कि आप बुक पढ़ रहे हैं, साथ साथ नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। जब भी आप कोई नोट्स बनाएं तो पहले 2-3 बार उस बुक को, या कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, पहले 2-3 बार उसको जी भर के पढ़िए, कुछ मत बनाइए। जब आप चौथी बार उसको पढ़ने लगें तब आप नोट्स बनाइए, तब आपके नोट्स अच्छे बनेंगे। एंड हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्रिस्प नोट इज ऑलवेज वेलकम। बाकी के नोट्स लास्ट में आप ही को आलस आ जाएगा, आप खुद नहीं पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। सारी न्यूज आई थिंक कवर हो गई है। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे को फॉलो कर सकते हैं शिवम_त्यागी_ST। मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स शेयर करता रहूंगा। जिन बच्चों को चाहिए मेरे शॉर्ट नोट्स, तो वो यहाँ आ जाए। मैं जिस बच्चे को जो भी नोट्स चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे आके DM कर दें सीधे कि मेरे को सर इसमें प्रॉब्लम है, आप ये नोट्स मेरे को बता सकते हैं। मैं ये भी शेयर कर दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है या जो भी है। तो मेरे को इंस्टा पे फॉलो करिए। एंड ऑल्सो फॉलो, कोई भी डाउट है आपको स्टडी फंडा को, प्लीज फॉलो कर लीजिए ऑन टेलीग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए, क्योंकि हम वहीं सबको शेयर करते हैं, हमारे जो भी नोट्स या जो भी अपडेट्स हैं। यहाँ तो हम फॉलो कर ही लीजिए प्लीज। एंड जो बच्चे नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, आपको सीधे सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। सो सब पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए इसी तरह, और जल्दी जल्दी सिलेक्शन लीजिए। बाय बाय।